पिया की मेरे अनुरागी मन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। कितना सुंदर संगीत है ये, रजनीगंधा फूल तुम्हारे। 1974 में बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म रजनीगंधा मन्नू भंडारी जी की एक लघु कथा यही सच है कि ही एक घटना है, जिसको इस फिल्म में चटर्जी ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया और मन्नू भंडारी जी ने 1966 में इस कहानी को जब लिखा तो ये अपने आप में एक अनूठी कहानी सिद्ध हुई, क्योंकि उस दशक में नई कहानी सामने आ रही थी और नई कहानी में स्त्री का इतना सशक्त रूप मन्नू भंडारी जी ने अपनी इस लघु कथा में दिखाया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस कथा को, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। कहानी की नायिका दीपा एक सड़क के किनारे खड़ी है और बहुत देर से इंतज़ार कर रही है अपने प्रेमी का। उसका प्रेमी, जिसका नाम संजय है, वो थोड़े समय बाद रजनीगंधा के फूल लिए हाथों में मुस्कुराते हुए दीपा के सामने आता है और दीपा को गले लगा लेता है। परंतु दीपा को ये बात बिल्कुल नहीं भाती। दीपा अक्सर उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ रिसर्च कर रही हूँ, मेरा समय कितना कीमती है और तुम हमेशा समय से नहीं आते। लेकिन वो दीपा की इन बातों को हंसी में उड़ा देता है। अब दीपा के लिए संजय सब कुछ था। दीपा बातों बातों में बताती है संजय को कि मुझे इंटरव्यू के लिए कलकत्ता जाना है, मेरी नौकरी बहुत अच्छी जगह, मैंने नौकरी के लिए आवेदन दिया है। संजय बहुत खुश होता है, अपने भविष्य की कल्पनाओं में डूब जाता है। वो दीपा के साथ घर बसाने के सपने देखता है, कहता है कि मैं भी इस कानपुर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से बहुत तंग आ गया हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। दीपा भी बहुत खुश थी, लेकिन वो संजय से कहती है कि संजय तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन संजय कहता है मैं कैसे चल सकता हूँ, मेरे पास भी काम है, तुम तो यहाँ अकेली रहती हो और तुम ये बात कर रही हो जिसने अपना पूरा भविष्य अपने आप खड़ा किया। लेकिन दीपा कहती है कि अगर तुम चलते तो बहुत अच्छा होता, मुझे वहाँ कोई नहीं जानता। संजय कहता है तुम्हारी एक सहेली भी है। दीपा कहती है हाँ, ईला ने ही मुझे वहाँ बुलाया है, लेकिन ईला शायद उस कंपनी में किसी को ना जानती हो। तो संजय उसकी तरफ देखकर कहता है वास्तव में दीपा तुम्हें वहाँ कोई नहीं जानता। दीपा इस प्रश्न से चिढ़ जाती है और वो नाराज़ होकर घर वापस आती है और अपने मन ही में ये सोचती है कि मुझे लगता है आज भी संजय निशीत को लेकर परेशान है। वो सोचता है कि मैं आज भी निशीत से प्रेम करती हूँ, इसीलिए वो मुझसे बार बार ये प्रश्न करता है। वो क्यों नहीं समझता कि वो 18 वर्ष की उम्र में किया गया प्रेम महज एक बालपन था, एक पागलपन था। अब जो प्रेम मैं संजय से करती हूँ वही सच है। दीपा इंटरव्यू देने के लिए कलकत्ता के लिए रवाना हो जाती है। जब वो कलकत्ता आती है तो उसकी सखी ईला उसका बहुत साथ देती है और वो एक रेस्टोरेंट में दोनों लोग वहाँ कुछ खाने और घूमने के लिए जाते भी हैं। वहीं अचानक दीपा की मुलाकात निशीत से हो जाती है और निशीत को ईला से मिलवाते हुए दीपा उसे बताती है कि ये मेरे पुराने मित्र हैं। ईला और निशीत के बीच में बहुत सी बातें होती हैं। बातों बातों में ईला उसे अपने घर में आमंत्रित भी करती है। ये बात दीपा को बिल्कुल नहीं भाती।
दीपा मनी मन में सोचती है कि क्यों मैंने इस इंसान को ईला से मिलवाया, क्यों मैंने उसी समय नहीं कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती। ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे धोखा दिया था, मेरा अपमान किया था। मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं था इसकी नज़रों में। मैंने क्यों ऐसा किया, मैं क्यों अनजान नहीं बन गई। वो मनी मन अपने आप को कचोटती रहती है और दोनों सहेलियां घर वापस आ जाती हैं। दीपा जब सुबह उठती है तो वो समय से पहले ही निशीत को घर के आगे पाती है और फिर वहीं पर उसके मन में एक तुलना आ जाती है संजय और निशीत को लेकर। वो सोचती है कि अभी संजय होता तो बहुत देर लगाता, लेकिन निशीत को देखो समय से पहले ही आ गया। निशीत आता है, उसके साथ बैठता है और उसकी नौकरी से संबंधित सारी जानकारी हासिल करता है। तुरंत फ़ोन उठाकर वो अपने दोस्तों को उस नौकरी के बारे में बताता है और ये भी कह देता है कि तुम्हारा कोई परिचय हो तो ज़रूर बताना। अपने ऑफिस ना आने के लिए भी वो कहता है। पूरा दिन वो दीपा के साथ रहता है और उसकी मदद करता है। इंटरव्यू दिलवाता है। दीपा का इंटरव्यू अच्छा होता है और उसे आश्वासन भी देता है कि तुम्हारी नौकरी ज़रूर लगेगी। दूसरे दिन वो फिर आता है और ईला और दीपा को आमंत्रित करता है कि अब तो ये तय है कि दीपा की नौकरी लगेगी, तो चलिए हम लोग कहीं चलते हैं, कुछ घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन ईला आने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका एक छोटा बच्चा भी है। दीपा अनचाहे मन से निशीत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो मन ही मन ये सोचती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं क्यों अपने और संजय के रिश्ते के बारे में निशीत को नहीं बता देती। मैं क्यों इस इंसान के साथ कहीं भी चली जा रही हूँ। शायद उसे ये लालच था कि उसकी नौकरी वही लगवा रहा है और उसका ऐसा कहना शायद उसकी नौकरी में बाधा उत्पन्न करेगा। वो नीली साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और कहीं ना कहीं नीला रंग निशीत को बहुत प्रिय भी था। जब वो नीली साड़ी पहनकर बाहर निकलती है तो निशीत उसे देखकर ये कहता है कि दीपा, आज तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। स्त्री मन का ये अतीत और वर्तमान का संघर्ष शुरू हो जाता है। वो भावनाएं जो मर चुकी थी दीपा के मन में फिर से जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। वो सोचती है कि ये खुलकर क्यों नहीं कहता कि दीपा, आज भी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, छोड़ दो, भूल जाओ उन सारी बातों को। मैं भी कह दूँगी कि हाँ निशीत, मैं भी सब कुछ भूल गई और तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरे दिन दीपा फिर से कानपुर जाने के लिए तैयार होती है और उसे पता था कि स्टेशन पर निशीत अवश्य आएगा और निशीत आता भी है। वो उसका हालचाल लेता है, उससे पानी और खाने के बारे में भी पूछता है। जाते जाते जब उसका हाथ दीपा के हाथ पर आता है तो वो स्पर्श दीपा को झंझोर देता है। दीपा मन ही मन ये तय कर लेती है कि वास्तव में इस स्पर्श ने मुझे ये बता दिया कि आज भी निशीत के मन में मैं हूँ और मेरे मन में निशीत। वास्तव में मेरा पहला प्रेम ही सच था और यही सच था। मैं संजय को जाकर सारी बात बता दूंगी और मैं उसको बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसने उस समय मेरा साथ दिया जब मेरे साथ कोई नहीं था। ये इसी उधेड़ बुन में दीपा कानपुर पहुंचती है, अपने कमरे में आती है। कमरे में सब कुछ स्थायी था सिवाय रजनीगंधा के फूलों के। रजनीगंधा के फूल टूटे पड़े हुए थे। उसे देखकर उसे संजय की याद आती है और वो अपने मन को बहला लेती है और तुरंत एक पत्र लिखना प्रारंभ करती है निशीत को, जिसमें वो सारी बातें लिख देती है जो वो कह ना पाई थी उन 4 दिनों में। एक पत्र वहाँ उसे पड़ा हुआ भी मिलता है जो कि संजय ने दीपा के नाम लिखा था। वो कहता है, दीपा, तुम्हारा कोई हाल चाल नहीं मिला, इसलिए मैं ये पत्र तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। मैं 5 दिन बाद आऊँगा, तब तक तुम भी आ चुकी होगी। दीपा बहुत खुश होती है। वो सोचती है तब तक निशीत के पत्र
का उत्तर भी आ जाएगा और मैं बिल्कुल भी अपने मन में ये रख लूँगी कि मैं निशीथ के लिए ही बनी हूँ। दीपा संजय को सब कुछ बताना चाहती है और इंतज़ार करती है निशीथ के पत्र के उत्तर का। निशीथ का पत्र आता है, कुछ दिनों बाद उसका उत्तर आता है, लेकिन उस पत्र में मात्र सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि दीपा तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, लेकिन बाकी मैं बाद में लिखूँगा, शेष बाद में। दीपा ये पढ़कर बहुत ही लाचार हो जाती है। शेष? क्या शेष? जो लिखना था क्यों नहीं लिखा? क्या वो चाहता है कि मैं स्वयं उससे कुछ कहूँ? उसके मन में यदि कोई प्रेम था तो उसे लिखना चाहिए था ना। मुझे पता है निशीथ के मन में आज भी मेरे लिए प्रेम है। और इतना ही सोचते सोचते अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और वो दरवाज़ा खोलती है। सामने मुस्कुराता हुआ संजय का चेहरा और हाथ में रजनीगंधा के फूल लिए संजय दीपा को गले से लगा लेता है और कहता है, दीपा तुम कहाँ थी? दीपा फूट फूट कर बहुत रोती है, बहुत रोती है और वो उसके सीने से हटना ही नहीं चाहती। वो समझ नहीं पा रही थी कि मेरे जीवन में ये क्या हो गया। और यही कहानी का अंत हो जाता है। मनु भंडारी जी की ये कहानी वास्तव में अतीत और वर्तमान के प्रेम का एक द्वंद्व है। नारी की एक सशक्त भूमिका के साथ उन्होंने एक बड़ी ही सशक्त कहानी को लिखा है। तो आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और रजनीगंधा के फूलों की तरह आपकी ये शाम भी हो सुगंधित। और आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और आगे भी आपको मेरे वीडियो पसंद आए, इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मेरे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आपकी शाम रजनीगंधा के नाम। नमस्कार।